कहानी लोक के समकालीन हिंदी कहानियों के स्तंभ से इस सप्ताह प्रस्तुत है भारत से उत्कर्ष राय की कहानी काहे को ब्याही विदेश। एक हैं जनार्दन मिश्रा, शुद्ध शाकाहारी, बिना सुबह नहाए अन्न जल तक ग्रहण नहीं करते। इनके बाबा बनारस में पंडिताई करते थे। पिता को यह पसंद नहीं था, मगर मजबूरीवश रामायण बाँचनी पड़ती थी। उन्होंने ठान लिया था कि जनार्दन पंडिताई नहीं करेगा। जनार्दन को उन्होंने खूब पढ़ाया लिखाया एवं डॉक्टर बनाया। उन्हें क्या पता था कि एक कॉन्फ्रेंस में जनार्दन अमेरिका क्या आएंगे कि जैसे उन्हें अमेरिका में बसने का चस्का ही लग जाएगा। पिता पुत्र में काफ़ी बहस हुई। जनार्दन अड़े रहे कि वे अमेरिका में ही रहेंगे और उनके पिता अड़े रहे कि उनके शव के ऊपर से चलकर ही अमेरिका जा सकते हैं। आखिरकार जनार्दन की माताश्री के बीच बचाव से यह तय हुआ कि जनार्दन ब्याह करके जाएं, नहीं तो कहीं कोई गोरी मेम ले आए तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। काफ़ी रिश्ते आए। आखिरकार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शर्मा की द्वितीय पुत्री ललिता ही उन्हें भाई। अपने समय के हिसाब से वे कुछ अधिक ही आधुनिका थीं, अतः भारत में उनके विवाह में परेशानी भी हो रही थी। जनार्दन के हामी भरते ही जैसे यह चरितार्थ हो गया कि रिश्ते स्वर्ग में ही बनते हैं। अंततः दोनों के पासपोर्ट वीजा तैयार होने के बाद वह दिन भी आ गया जब उन्हें बनारस से दिल्ली रवाना होना था। जनार्दन के घर तो कोहराम ही मच गया था। औरों को रोता देखकर जनार्दन की आंखें भी भरने लगी। ललिता ने भी घड़ियाली आंसू निकालना शुरू कर दिए कि कहीं कोई यह न सोचे कि बहू अंदर ही अंदर खुश हो रही है। लेकिन वास्तविकता तो यह थी कि वह पुरातन पंथी ससुराल से मुक्ति पाने की बात सोचकर बहुत पुलकित थी। जनार्दन की माताश्री गंगा जल लेकर आईं। वह दोनों पर छिड़का और बुदबुदाईं, हे भगवान, इन्हें अधर्म से बचाना। प्रोफेसर साहब दोनों को लेकर दिल्ली गए एवं पालम हवाई अड्डे से उन्हें विदाई दी। तारीख थी 10 फरवरी 1972। 25 वर्ष बीत गए हैं। गंगा में तब से बहुत पानी बह चुका है, परंतु जनार्दन मिश्र बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। बदले हैं तो कैलेंडर की तारीख एवं रहने का स्थान। सान फ्रांसिस्को महानगर के पास सनीवेल में एक बड़े से भव्य घर में रहते हैं एवं उनकी डॉक्टरी की पांडित्य दूर दूर तक फैला हुआ है। हाँ, यह बात अलग है कि उनकी आधुनिका पत्नी अब अत्याधुनिक बन गई हैं एवं उनकी इकलौती संतान रीना चिप्स कल्चर में पलकर शहरी भाषा में स्वस्थ व देहाती भाषा में भैंस लगने लगी है। बस वर्ण ही श्याम नहीं है। जनार्दन अभी भी सूर्य को अर्घ दिए बिना दिनचर्या आरंभ नहीं करते। मांस मछली तो क्या, अंडे तक को हाथ नहीं लगाते। लेकिन एक विकट समस्या आन पड़ी है। बेटी 24 की हो रही है और उसकी शादी की चिंता में जनार्दन इकहरे से आधे हुए जा रहे हैं। उन्हें चिंता है कि कहीं उम्र के जोश में रीना कोई गलत जीवन साथी न ढूंढ ले। वैसे इस समस्या के समाधान के प्रयास में तो ललिता का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त है। आजकल उनकी शाम का समय ब्राह्मण लड़के खोजने में लग जाता है। जब किसी विवाह योग्य लड़के का पता चलता है, वे तुरंत उससे मिलने पहुंच जाते हैं एवं अपनी डॉक्टरी आंखों से उसकी जांच पड़ताल करने लगते हैं। ललिता एक लड़के का पता चला है, कंप्यूटर इंजीनियर है, अभी 2 वर्ष पहले भारत से आया है, इलाहाबाद का है, सरयू पारी है, एक छोटी कंपनी में काम करता है। मैं तो उससे मिल आया हूँ, मुझे पसंद है। क्यों न तुम रीना से बात करो, वह तैयार हो जाए तो बड़ा अच्छा है, जनार्दन ने ललिता से कहा। रीना से बात करना तो बिल्कुल बिल्ली के गले में घंटी बांधने जैसा है, फिर भी मैं प्रयत्न करूंगी। क्या रीना रीना हो रहा है? रीना सीढ़ी से उतरते हुए बोली, बेटा, तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। एक लड़का है सुधाकर, मुझे बहुत पसंद है। अगर तुम उससे बात कर लो तो इसके आगे बोलने की हिम्मत नहीं हुई जनार्दन की। अच्छा, तो मेरी शादी की बात है? मुझे नहीं करनी अभी शादी वादी, रीना ने उत्तर दिया। ललिता के बहुत समझाने बुझाने पर रीना सुधाकर से मिलने को तैयार हो गई। शनिवार आते ही रीना, ललिता एवं जनार्दन सुधाकर के घर पहुंच गए। नमस्ते, आप लोगों का ही रास्ता देख रहा था, सुधाकर ने शिष्टाचार पूर्वक कहा। सुधाकर, यह है मेरी पुत्री रीना एवं मेरी पत्नी ललिता, जनार्दन ने परिचय कराया।
सुधाकर ने सोचा कि अच्छा हुआ कि बता दिया, वरना उसे तो लगा था कि 2 पुत्रियों के साथ आए हैं। रीना ने कमरे का अच्छे ढंग से मुआयना किया। सामने ही एक प्रौढ़ जोड़े की फोटो लगी थी। होना हो यह तस्वीर सुधाकर के माता पिता की होगी। जनार्दन को चिंता थी कि रीना कम से कम शिष्टाचार पूर्व व्यवहार करे। रीना ने सुधाकर से कहा, 1-2 सवाल पूछे तथा 1-2 सवालों का ठीक ठाक सा उत्तर दिया। जनार्दन ने तो जैसे सुधाकर की 4 पीढ़ियों का आगा पीछा पूछ डाला। किसी तरह बातें समाप्त हुईं और उन लोगों ने विदा ली। कार में बैठते ही ललिता बोली, सचमुच बड़ा अच्छा लड़का है, क्यों रीना? ठीक ही है, लेकिन घर में घुसते ही उसके माता पिता की बड़ी सी तस्वीर लगी है एवं बात बात में मम्मी पापा बोलता रहता है। या तो मुझे हर वर्ष जाड़े की छुट्टियों में भारत ले जाएगा मच्छरों से कटवाने, फिर मैं स्कीइंग कब करूंगी? जनार्दन व ललिता चुप रहे, परंतु जनार्दन भी कोई हार मानने वाले थोड़ी ही थे। मूछें तो अमेरिका आते ही कटवा ली थीं, फिर ताव किस पर देते? पर जनेऊ पर अवश्य हाथ फेरते हुए सोचने लगे, चरे वहती। ललिता, मेरे बचपन के मित्र चूड़ामणि त्रिवेदी का लड़का यहाँ आ रहा है। उसको वीज़ा मिल गया है, लिखा है कि उसका ध्यान रखना। जनार्दन प्रसन्नतापूर्वक चिट्ठी पढ़ते हुए बोले। ललिता ने मन ही मन सोचा कि बकरा स्वयं शेरनी के पास आ रहा है। अब माता पिता से बढ़कर कौन अपनी संतान को समझ सकता है। अंततः वह दिन भी आ गया जब जनार्दन सौरभ को सैन होजे हवाई अड्डे से अपने घर ले आए। रीना बाहर गई हुई थी। उसके लौटते ही जनार्दन ने सौरभ का परिचय उससे करवाया। रीना ने मन ही मन कहा कि पापा, यह नया मोहरा है। कब आए आप? रीना ने सौरभ से पूछा। अभी अभी आया हूँ, भारत से लॉस एंजल्स और फिर सैन जोस। सौरभ ने बत्तीसी दिखाते हुए कहा। अच्छा, सैन जोस से आए हैं, सैन फ्रांसिस्को से नहीं। रीना को हंसी आ रही थी। स्पेनिश भाषा में जा को हा बोला जाता है। यह बेचारे सौरभ को पता नहीं था। मैक्सिको की सीमा से लगे होने के कारण कैलिफोर्निया में स्पेनिश भाषा का बहुत प्रभाव है। रीना घुमा फिराकर सौरभ के मुंह से सैन जोस सुनती एवं फिर ठहाके मारकर हंसती। जनार्दन को रीना के इस अशिष्ट व्यवहार पर क्रोध आ रहा था एवं सौरभ ना समझी एक वरदान के सिद्धांत पर चला जा रहा था। एकांत होते ही जनार्दन नीची आवाज में रीना से बोले, बेटी रीना, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते। मैंने किसका मजाक नहीं उड़ाया? रीना का उत्तर था। कितना सीधा साधा है, तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। जनार्दन ने सोचा कि जंगल में एक ही शेर काफी है। यह मरगिल्ला, इससे तो लगता है कभी व्यायाम नहीं किया है। यह क्या शादी करेगा? कितनी मेहनत से पढ़ाई की है, जब कमाएगा तो बदन अपने आप ही बन जाएगा। अब इतनी छोटी बात पर मना तो मत करो। जनार्दन ने अनुनय किया। मुझे दोस्तों में हंसी नहीं उड़वानी कि कहाँ ये स्केयर क्रो ले आई हो। रीना बोलते हुए ऊपर चली गई। जनार्दन सिर पकड़कर बैठ गए। सोचने लगे कि भगवान रीना को सद्बुद्धि दे। जनार्दन अब स्वयं ही लड़कों की जांच पड़ताल अच्छे ढंग से करने लगे, रीना की कुछ कमी ना निकाल सके। अंत में उन्हें एक बहुत अच्छा लड़का मिला। था तो कानकुब्ज, पर बड़ी कंपनी में कार्यरत था। भारत में उसका परिवार भी काफ़ी नामी था। जनार्दन ने मानता मानी कि यदि यहाँ बात बन गई तो मंदिर में दान पेटिका में $100 अवश्य डालेंगे। अब $100 बहुत होते हैं ना भगवान। किसी तरह हिम्मत बांधकर जनार्दन एवं ललिता ने रीना के सम्मुख प्रस्ताव रखा। अब मैं इस झांसे में नहीं आने वाली। मेरा अपना जीवन, अच्छी नौकरी है। मुझे जब जो उचित लगेगा वही करूंगी। आप लोगों के इस व्यवहार से मैं बहुत विचलित हो जाती हूँ। बेटी, बस इसके घर चली चलो, फिर नहीं कहेंगे। जनार्दन ने हथियार डालते हुए कहा। ठीक है, पर यह अंतिम बार होगा, रीना ने शर्त रखी। जनार्दन ललिता व रीना को दिवाकर के घर लेकर पहुंचे। डैड, यह तो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है, रीना चौंक कर बोली। तो क्या हुआ? जनार्दन ने कहा। रीना ने नाक भौं चढ़ाते हुए अंदर प्रवेश किया। थोड़ी देर बाद ही उसे वहां घुटन होने लगी। वॉशिंग मशीन, कूड़ादान सभी तो दूर दूर हैं और साझे के हैं। वापस लौटते ही उसने ऐलान कर दिया कि वह उस दमघोटू अपार्टमेंट में नहीं रह सकती। अभी 2-3 वर्ष तक घर खरीदने का उसका कोई विचार नहीं है। इतने समय तो उसका स्वास्थ्य ही चौपट हो जाएगा।
जनार्दन एवं ललिता का मुंह खुला का खुला रह गया। किसी काम में मन नहीं लग रहा था। सोफे में धंस गए और सिर पर हाथ फेरा। जहां कभी संकरी सी मांग नामक गली होती थी, वहां आजकल काफ़ी चौड़ी सड़क बन चुकी थी। काफ़ी बाल तो अमेरिकी बात टब ने निकल लिए थे एवं बचे खुचे रीना की शादी की चिंता ने। आधे मन से जनार्दन ने टीवी खोला तो समाचार आ रहा था, माउंटेन व्यू की कंपनी फिक्स सॉफ्टवेयर पब्लिक घोषित हो गई है एवं इसका स्टॉक मार्केट के सारे रिकॉर्ड तोड़ गया है। जनार्दन चिल्लाए, रीना, ललिता, सुधाकर की कंपनी बहुत अच्छी चल निकली। सुधाकर करोड़पति बन गया है। वो तो बड़ा अच्छा लड़का है, ललिता ने खुशी से कहा। रीना देखो, तुमने बिना मतलब ही मना कर दिया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं बात करता हूँ, जनार्दन ने कहा। पैसे रहे तो भारत अमेरिका सब बराबर है। मैंने मना थोड़ी किया था। अब कोई लड़की अपने मुंह से कैसे हाँ बोल दे? रीना ने शर्माने का प्रयास किया। जनार्दन खिजला गए कि चित भी मेरी, पट भी मेरी। वैसे उन्हें खुशी भी हो रही थी कि चलो रीना ने हामी तो भरी। भावी दामाद के रूप में सुधाकर तो उन्हें पसंद था ही। जनार्दन ने सोचा कि सुधाकर आजकल भारत गया है, उसके लौटते ही बात करेंगे। उनकी बेसब्री बढ़ती जा रही थी। बाहर निकलकर देखा तो डाकिया पत्र डाल रहा था। पत्र पेटी से जनार्दन ने पत्र निकाले और ससरी दृष्टि से सारे पत्रों को देखा। उनकी दृष्टि एक विवाह निमंत्रण पर पड़ी। ऊपर ही लिखा था, सुधाकर, नमिता परिणय। कांपते हाथों से निमंत्रण खोलकर पढ़ा। पढ़ते ही उन्हें लगा जैसे उनके हाथों के तोते उड़ गए हों। ललिता, रीना, यह कार्ड देखो। जनार्दन वाक्य पूरा न कर सके। ललिता व रीना ने कार्ड पढ़कर सारा दोष जनार्दन के सिर मढ़ दिया। जनार्दन धीरे धीरे पुनः अपने आप को काम में व्यस्त रखने लगे। एक दिन रीना ने ऐलान किया कि मैं प्रतीक को आप लोगों से मिलवाने ला रही हूँ। कल का दिन ठीक रहेगा क्या? कौन प्रतीक? ललिता ने पूछा। अरे वही जिसका म्यूजिक का बड़ा शोरूम है, रीना ने कहा। कौन? वो जो बालों की चोटी बांधता है और एक कान में बुंदा पहनता है? जनार्दन सोफे से उछलते हुए बोले। उछलने वाले बात ही थी। हाँ हाँ वही, रीना बोली। वह तो एक नंबर का गुंडा लगता है। जनार्दन बोले। हाँ बेटी, वह तो एकदम लफंगा लगता है। दुकान पर जाओ तो कैसे देखता है? ललिता बोली। अरे कितना मॉडर्न है, सफल व्यापारी है, रीना ने अपना तर्क दिया। ठीक से पता लगाया है कि दुकान उसकी ही है या वहां नौकर है? डैड, काफी बोल दिया। अब वह कल आ रहा है। उसके सामने कुछ ऐसा वैसा मत बोलिएगा, रीना ने जैसे अल्टीमेटम दे दिया। जनार्दन को ललिता पर चीखने का मन हो रहा था कि आधुनिकता की होड़ में बेटी ही हाथ से निकल गई। 25 साल बीत गए। मजाल है कि कभी जनार्दन ने ललिता से ऊंची आवाज में कुछ कहा हो। अब मोटा दहेज लेकर शादी करने में यह तो होता ही है। एक पूरा दिन पूरे युग की तरह बीता। शाम को रीना प्रतीक के साथ आई। प्रतीक च्युइंगम चबाते, चोटी पर हाथ फेरते हुए जनार्दन के सारे प्रश्नों का गोलमोल उत्तर देता रहा। ललिता ने खाना लगा दिया। प्रतीक ने छक्कर खाना खाया। फिर रीना उसे घर दिखलाने ले गई। ऊपर जाकर प्रतीक ने कहा, तुम्हारा घर बहुत बड़ा व अच्छा है। शादी के बाद यहीं ऊपर रहेंगे। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, अलग रहेंगे, रीना ने कहा। क्यों? यहाँ क्यों नहीं? ऊपर पूरी प्राइवेसी रहेगी और तुम्हारी मम्मी रोज़ बढ़िया खाना बना दिया करेंगी। नो प्रॉब्लम, प्रतीक ने कहा। अच्छा, बाद में सोचेंगे, रीना ने धीरे से कहा। कुछ समय बाद प्रतीक वापस चला गया। रीना का प्रतीक से मेल जोल बढ़ता गया एवं जनार्दन का रक्तचाप। एक दिन रीना कार्यालय से घर आई, मुंह लटका हुआ था। क्यों बेटी, क्या बात है? ललिता ने पूछा। मेरा ग्रुप बंद हो रहा है। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। रीना ने रोना आरंभ कर दिया। अरे, यह नौकरी नहीं तो और सही, इसमें रोने की कौन सी बात है? ललिता ने उसके आंसू पोंछे। रीना प्रतीक को बतलाने उसके घर चली गई। वापस आते ही चुपचाप ऊपर जाने लगी तो जनार्दन ने टोका, बेटी कुछ खा लो। मेरा मन नहीं है। जब पता चला कि मेरी नौकरी चली गई तो प्रतीक ने मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं की। जनार्दन अंदर ही अंदर खुशी से फूले न समाए, परंतु ऊपर से गंभीरता का मुखौटा लगाए हुए बोले, ये कामचोर लड़के बस अमीर बाप की इकलौती भोली भारी लड़की को फंसाकर जिंदगी भर मौज करना चाहते हैं। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। रीना थोड़ा शांत हुई।
जनार्दन ने चुपके से पूजा के कमरे में जाकर भगवान के सामने दंडवत किया और भगवान उस गुंडे से मुक्ति मिला दी। रीना को दूसरी नौकरी मिल गई थी, परंतु उसकी उदासी ज्यों की त्यों थी। यह देखकर जनार्दन व ललिता बहुत चिंतित थे। क्यों न रीना के लिए भारत में कोई लड़का देखें? नहीं, इतनी दूर मैं अपनी बच्ची को नहीं भेज सकती। अरे कोई साधारण परिवार का अच्छा लड़का देखते हैं, यहीं बुला लेंगे, जो मांगेंगे दे दिया जाएगा। तो ऐसा क्यों नहीं कहते कि धन का लोभ देंगे? अब जैसा सोचो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी तो ऐसे परिवार में शादी होकर ज़िंदगी ही चौपट हो गई। शादी के बाद नए नए शौक़ रहते हैं, मैं तो कोई भी शौक़ पूरा नहीं कर पाई। अब पापा बेचारे कितना करते हैं। मैं नहीं चाहती कि रीना की भी वैसी ही स्थिति हो। तुम्हारे कौन से शौक़ पूरे नहीं हुए? कौन सा तुम्हारे पिता ने खजाना लुटा दिया? जनार्दन को अब क्रोध आने लगा था। रहने दो, मुँह ना खुलवाओ। बाजा बत्ती समेत बारात का पूरा खर्चा दिया था। बहू भोज भी तो मेरे मायके के पैसों से ही हुआ था। तुम्हारे सारे परिवार की जैसे सारी दरिद्रता मेरे दहेज से ही दूर की गई थी, ललिता ने ऊंची आवाज में बोली। अच्छा, और तुम जो यहाँ से चुपके से अपने भाई के कैप्टेशन वाले इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए पैसे भेजती थी, सो कुछ नहीं? जनार्दन ने पहली बार ललिता को ऊंची आवाज में जवाब दिया। ललिता ने सोचा कि आज तक तो जनार्दन का ऐसे बोलते कभी नहीं सुना। सचमुच स्प्रिंग को आवश्यकता से अधिक दबाओ तो उछलकर अपने को ही लगती है। तू मैं होने लगी कि सीढ़ी पर सूटकेस उतारने की आवाज़ से दोनों चौंके। वाह भाई वाह, मेरी शादी की बात करते करते आपस में ही लड़ने लगे, रीना नीचे आते हुए बोली। बेटी कहाँ जा रही हो सामान लेकर? जनार्दन ने पूछा। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, कहीं और रहूँगी, जिससे आप लोग भी शांतिपूर्वक रहें और मैं भी। पर बेटी, ललिता रुआसी हो गई। जनार्दन की छाती में दर्द हुआ। छूकर देखा कि कहीं हार्ट अटैक तो नहीं है, लेकिन फिर महसूस हुआ कि गैस का दर्द है। रीना दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। ललिता रो पड़ी एवं जनार्दन को अपने बाबूजी व माताजी की बात याद आ गई कि एक दिन उन्हें भी ऐसा ही लगा होगा। जनार्दन दरवाज़ा बंद करने के लिए आगे बढ़े तो देखा रीना एक गोरे युवक के साथ आलिंगनबद्ध होकर चुंबनरत थी। आज बिन ब्याहे बेटी की डोली उठ रही थी। बचपन में सुने विदाई के गीत कानों में बेसुरे बज उठे। काहे को ब्याही विदेश। जनार्दन को लगा कि जैसे बिना मौत के उनकी अर्थी उठ रही हो। जनार्दन सोफे पर बैठ गए एवं आंखों को बंद कर लिया। ध्यान में भगवान श्री कृष्ण आए और बोले, हे वत्स, व्यर्थ चिंता करते हो, आत्मा अजर अमर है। तुम ही बताओ, कभी विदेशी मुर्गी से कोई देसी बोल बुलवा पाया है? फिर तुम किस खेत की मूली हो? जनार्दन ने आंखें खोल दी। भगवान अंतर्ध्यान हो चुके थे। जनार्दन ने खुशी खुशी अपनी नीति स्वीकार कर ली। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल हिंदी कहानी लोक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हम आपके लिए हर बार ऐसी ही मनोरंजक कहानियाँ लाते रहेंगे।